हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और ये वो क्वेश्चन है जो आपसे प्रीवियस ईयर जीपेट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो कोई भी स्टूडेंट अगर जीपेट की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो ये क्वेश्चंस उसके लिए बहुत ज्यादा आपका हेल्पफुल रहेंगे। फर्स्ट तो ये आपका कॉन्फिडेंस तो बिल्ड करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चंस को समझ पा रहे हैं और आंसर कर पा रहे हैं तो इट मीन्स आपकी तैयारी पूरी है, आप अच्छा परफॉर्म करेंगे अपने रेस्पेक्टिव एग्जाम में। और दूसरा, आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया था, फर्स्ट में हमने एएनएस कवर किया था। ठीक है, एएनएस से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे हमने देखे थे। अभी हमने सीवीएस स्टार्ट किया हुआ है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कह लीजिए, और उसका फर्स्ट सेट हम कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले उसे जाके देखिए। और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में पूरा मैंने जितने भी आपके टॉपिक्स हैं सारे डिटेल में कवर किए हुए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं पढ़ा है तो आप उन्हें जाके पढ़िए, क्योंकि इन क्वेश्चंस को आंसर आप तभी करेंगे और करने में आपको इंटरेस्ट भी तभी आएगा जब आपका थ्योरी, आपकी बेसिक्स जो है वो क्लियर हो। ठीक है, तो चलिए आज सेट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस और आपसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2023 जो जीपेट एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो पहले क्वेश्चन को देखिए, क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपोलिपिडेमिक ड्रग एक्ट विया जीपीसीआर। ठीक है, हाइपोलिपिडेमिक ड्रग क्या होती है, ऐसी ड्रग जो क्या करेंगी, लिपिड के लेवल को कम करने का काम करेंगी। यानी कि अगर किसी को हाइपोकोलेस्ट्रेनेमिया है, किसी की कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है या आपका पूरा लिपिड प्रोफाइल किसी की बिगड़ी हुई है, तो ऐसे केस में ये ड्रग्स यूज होती है कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए, है ना। तो हाइपोलिपिडेमिक ड्रग के अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, जो हाइपोलिपिडेमिक ड्रग हमने पढ़ा था, बट यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन को समझने के लिए, इसके ऑप्शंस को समझने के लिए थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगी। ठीक है, तो चलिए अब हाइपोलिपिडेमिक ड्रग ये सारी की सारी आप देखो, ऑल फोर ये सारी की सारी क्या है, हाइपोलिपिडेमिक है, लिपिड के लेवल को कम करेंगी, कोलेस्ट्रॉल को लेवल को कम करती है, लेकिन सबका मैकेनिज्म अलग अलग होता है जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो स्टार्ट कर रहे हैं विद द डी ऑप्शन, नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे और वन बाय वन हम ये देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है और कौन सा आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाइए इजिटिमाइब। इजिटिमाइब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि इजिटिमाइब क्या करती है भाई, ये सिंपल सा क्या करती है, ये इनहिबिट करती है कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को। ठीक है, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करती है। ये ब्लड में जाने के बाद कुछ नहीं करेगी, आपके इंटेस्टाइन में जैसे कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्ब होता है, आपने खाना खाया उसमें जो कोलेस्ट्रॉल है आपके इंटेस्टाइन में गया, स्टमक में गया और वहां से फिर वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाता है। तो वो जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है ना, उसे कौन रोकती है, इजिटिमाइब। ये इंपॉर्टेंट है, ये अलग तरीके से भी आपसे पूछा गया है इजिटिमाइब का मैकेनिज्म, याद रखिएगा। ये क्या करती है, केवल कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को कम करती है, और आप जानते हो कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्ब नहीं होगा, आपके ब्लड में नहीं जाएगा, तो फाइनली आपका जो अब प्रॉब्लम है वो होगी नहीं, जो आपकी लिपिड लेवल बढ़ने की वजह से हो रही है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आ जाइए फिनोफिब्रेट्स। ठीक है, फिनोफिब्रेट्स क्या है, आपकी फिब्रेट्स की कैटेगरी में आती है। फिब्रेट जो कि हाइपोलिपिडेमिक ड्रग है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो ड्रग होती है आपकी ये जीन लेवल पे काम करती है। कैसे काम करती है फिनोफिब्रेट्स, ये तो फिनोफिब्रेट एक एग्जांपल है, फिब्रेट्स है पूरी कैटेगरी का नाम। तो जनरली ये क्या करती है, जब आप फिब्रेट्स को लेते हो, ठीक है, तो सेल के अंदर सपोज ये हमारी सेल है, ठीक है, और ये इसके अंदर न्यूक्लियस है जिसमें हमारा क्या है, ये डीएनए है। तो सेल के अंदर हमारे क्या होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। हो सकता है वो रिसेप्टर साइटोसोल में हो और ये भी हो सकता है कि वो न्यूक्लियस के अंदर हो। ठीक है, दोनों जगह इनके होने के चांसेस होते हैं और ये दोनों जगह प्रेजेंट होते हैं, आप कह सकते हो। कौन से रिसेप्टर होते हैं आपके, पीपीएआर अल्फा, है ना, पेरोक्सिसोम पॉलिफरेटिव एक्टिवेटिव रिसेप्टर। ठीक है, तो ये हमारे रिसेप्टर होते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, मुझे यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि जो ये फिनोफिब्रेट्स होते हैं, ये फिब्रेट्स होते हैं, ये इन रिसेप्टर से बाइंड होते हैं। सपोज ये ब्लैक कलर से जो मैं शो कर रही हूँ ये फिब्रेट है, फिब्रेट इन रिसेप्टर से बाइंड होगा और बाइंड होने के बाद
ये रिसेप्टर क्या करते हैं आपके, अगर साइटोप्लाज्म में है तो न्यूक्लियस में जाएंगे, और न्यूक्लियस में है तब तो है ही है वहां। तो न्यूक्लियस में जाने के बाद ये क्या करता है आपका, जैसे ही ये पीपीएआर अल्फा एक्टिवेट हुआ, ठीक है, फिब्रेट्स की बाइंडिंग के बाद ये एक्टिवेट हो जाता है, और इसके एक्टिवेट होते ही ये न्यूक्लियस में जाएगा अगर ये साइटोप्लाज्म में है। और जो हमारा न्यूक्लियस में हमारा डीएनए है ना, डीएनए में एक स्पेसिफिक एलिमेंट होता है उसे, या जीन होता है आप कह सकते हो, उसे ये एक्टिवेट कर देते हैं, और वो जीन क्या करेगा आपका, सारे वो फंक्शन परफॉर्म करेगा जो आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा होने पर चाहिए। आपको चाहिए कि लिपिड टूटे तो लिपोलाइसिस होगी, लिपोजेनेसिस कम हो आपको चाहिए क्योंकि ऑलरेडी लिपिड इतना ज्यादा है तो वो कम होगी। इसका मतलब ये जीन लेवल पे, हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारे फिनोफिब्रेट्स होते हैं ये क्या करते हैं, जीन लेवल पे काम करते हैं। और कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया, पीपीआर अल्फा से बाइंड होंगे, उसके बाद पीपीआर अल्फा अभी तक इनएक्टिवेट था, इसके बाइंड होते ही ये एक्टिवेट हो जाएगा, ये डीएनए के पास जाएगा, डीएनए में स्पेसिफिक हमारा क्या होता है, जीन है, उसे एक्टिवेट कर देगा। और अब वो जीन एक्टिवेट होगा तो ऑब्वियस सी बात है, जीन क्या करता है, एक्सप्रेस होता है, प्रोटीन को बनाता है ना। तो ऐसी प्रोटीन्स बनेंगी जिनकी वजह से आपका लिपोलाइसिस होगी, लिपोजेनेसिस कम होगी, है ना। तो ये सब चीजें समझ में आती हैं, ठीक हो गया। तो ये हो गया इसका मैकेनिज्म। अब आ जाइए एटोरवास्टैटिन। एटोरवास्टैटिन कौन सी कैटेगरी का है भाई, स्टैटिन्स कैटेगरी का है। स्टैटिन्स कैटेगरी का मैकेनिज्म बहुत बार पूछा जाता है, और अभी आगे वाले आपसे मैं क्वेश्चंस बोलूंगी वहां पे भी आप देखोगे ये मैकेनिज्म दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो जो स्टैटिन्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस को आपका इनहिबिट करते हैं। तो आप बोल सकते हो ये कोलेस्ट्रॉल, CH कोलेस्ट्रॉल के लिए लिखा है मैंने, ये कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बन रहा है ना उसे बनने से ही ये रोकते हैं। तो मैं इसका आपको बता देती हूँ, हमारी जो कोलेस्ट्रॉल की जब बायोसिंथेसिस होती है तो उसमें एक स्पेसिफिक हमारा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, जो बहुत रेट लिमिटिंग स्टेप भी जिसे कहा जाता है। अगर उस स्टेप को आप रोक देते हैं तो कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस बहुत हद तक हॉल्ट हो जाती है। तो HMG कोएंजाइम A रिडक्टेज, ये वो एंजाइम है भाई। ये एंजाइम क्या करता है, यही वो एंजाइम है जो कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिटेल तो मैंने आपको पढ़ाई हुई है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे एस्टाइल कोएंजाइम ए से आपका HMG कोएंजाइम ए बनता है ना। फिर HMG कोएंजाइम ए से कैसे आपका टर्पिनॉइड्स की यूनिट बनती है, आइसोप्रेनॉइड यूनिट, फिर उससे कैसे आपका लेनोस्ट्रॉल बनता है, स्क्वेलिन बनता है, और फाइनली कोलेस्ट्रॉल बनता है। पढ़ा है, पूरा डिटेल में पढ़ा है, यहाँ पे उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका मैकेनिज्म किसका, एटोरवास्टैटिन का, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस को ये क्या कर रहा है आपका, तो ये आपका क्या है, एटोरवास्टैटिन ने क्या किया, कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस को इनहिबिट किया। तो ये इसका मैकेनिज्म है। नेक्स्ट आ जाइए निकोटिनिक एसिड में, ठीक है, और ये इसका राइट आंसर यही है। तो निकोटिनिक एसिड बेसिकली कौन सा पाथवे फॉलो करता है आपका, GPCR मैकेनिज्म के थ्रू एक्ट करता है। GPCR मतलब जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, सारे आपको पाथवेज मैंने पढ़ाए हुए हैं। तो ये आपका GPCR के थ्रू ही एक्ट करता है। इसमें आपकी जी इनहिबिटरी प्रोटीन जो होती है वो इन्वॉल्व होती है, और आप जानते हो जब भी GI प्रोटीन आपकी इन्वॉल्व होती है तो क्या होता है आपका, क्या होता है, इनहिबिशन ही होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है आपका, इसकी वजह से जो लिपोलाइसिस है वो आपकी क्या हो जाएगी, लिपिड का ब्रेकडाउन आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, लिपोलाइसिस। और जिसकी वजह से हमारा जो फ्री फैटी एसिड लेवल है वो क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, जो कि एग्जैक्टली हम चाहते हैं। क्यों, ये क्यों बोला मैंने, देखो लिपिड है, लिपिड अगर टूटेगा तो क्या मिलेगा हमें, फ्री फैटी एसिड्स मिलते हैं। और अगर आपको मैंने पूरा मैकेनिज्म बताया है कि कैसे LDL बनता है, VLDL बनता है, तो आपने देखा होगा कि वहां पे फ्री फैटी एसिड का कितना बड़ा रोल होता है। फ्री फैटी एसिड्स मिलके ही इन्हें बनाते हैं। तो अगर फ्री फैटी एसिड्स अवेलेबल नहीं होंगे तो खुद ब खुद आपका क्या होगा, ये सारे जितने भी आपके बैड लिपोप्रोटीन्स हैं इनका लेवल खुद ब खुद क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये आपका मेन मैकेनिज्म है जिसे आपको ध्यान में रखना है कि ये आपका निकोटिनिक एसिड कैसे काम करता है। तो ये आपके ऑब्वियसली मैंने सारे, देखो इससे सारा आपका हाइपोलिपिडेमिक कवर हो जाता है। एक बस ऑप्शन में बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट ही नहीं है, और बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट क्या करते हैं, लगातार कोलेस्टाइरामीन कोलेस्टिपॉल लगातार बाइल एसिड को तोड़ते रहते हैं।
क्योंकि देखो कोलेस्ट्रॉल का मैंने पढ़ाया था ना, कोलेस्ट्रॉल के दो पाथवे होते हैं, है ना। कोलेस्ट्रॉल से आपका क्या है, एक तो जर्नली आपका क्या है, कोलेस्ट्रॉल बन ही रहा है। दूसरा क्या होता है, कुछ कोलेस्ट्रॉल हमारा बाइल एसिड भी बनाता है, ठीक है। अगर आप कोलेस्ट्रॉल को क्या करोगे, बाइल एसिड बनाने में लगवा दोगे, तो उससे क्या होगा, जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कम हो जाएगा ना। अगर कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड में है, ठीक है, और आपको पता है इसी कोलेस्ट्रॉल से आपका क्या बनना है, बाइल भी बनना है। तो अब क्या हुआ, आपने एक तरफ से बाइल को तोड़ना शुरू कर दिया, तो अब क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा से ज्यादा बाइल बनाने में लगेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि हाँ भाई बाइल की डेफिशिएंसी है, तो ज्यादा से ज्यादा बाइल बनाओ। तो वो बाइल बनाने के चक्कर में कोलेस्ट्रॉल का खुद का लेवल ब्लड में क्या हो जाएगा, ड्रॉप कर जाएगा, और यही आपका मैकेनिज्म है बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंस का, ठीक है। कोलेस्टाइरामीन, कोलेस्ट्रिपॉल, जो मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। तो ये आपका क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए, निकोटिनिक एसिड, ठीक है। निकोटिनिक एसिड इसका क्या है, आपका राइट आंसर है, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी हमसे पूछा गया है 2023 जो जीपेट एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट यहाँ पे आपको दिए हुए हैं और आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। हो सकता है इसके मैंने नीचे ऑप्शंस नहीं लिखे हुए हैं, ऑप्शंस ये थे कि आपका फर्स्ट आपका ऑप्शन करेक्ट है, दूसरा ऑप्शन था कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, तीसरा ऑप्शन था कि फर्स्ट करेक्ट है और सेकेंड आपका इनकरेक्ट है, और लास्ट वाइस वर्सा हो गया, आपका ये बोला गया है कि फर्स्ट वाला आपका इनकरेक्ट है और सेकेंड वाला करेक्ट है। तो उस पे जाने से पहले आपको पहले क्वेश्चन को समझ लो और फिर आप आंसर आसानी से कर सकते हो, ठीक है। ये एंजाइना से रिलेटेड क्वेश्चन है, और एंजाइना मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ना। एंजाइना मतलब क्या होता है, आपका चेस्ट पेन, है ना। और वो पेन किस वजह से होता है, ऑक्सीजन डिमांड पूरी न होने की वजह से। जब आपके मायोकार्डियम में, जब आपके हार्ट में आपका ऑक्सीजन जितना चाहिए उतना नहीं पहुंच रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका वो पेन आपका क्या होता है, आपका आता है, फील होता है। तो देखो ये बेसिकली ये दोनों ही ऑप्शन में जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, ये कह रहा है वैसोस्पास्टिक एंजाइना, और सेकंड में बोल रहा है प्रिज्मेटल एंजाइना। मैंने आपको जब एंजाइना पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था एंजाइना तीन टाइप के होते हैं मेजर, ठीक है। वैसे तो एक और एंजाइना होता है जो आपका अक्सर फीमेल्स में देखने को मिलता है, जिसमें स्मॉल जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज होती है उनकी छोटी छोटी ब्रांचेस होती है, वहां पे आपका नैरोइंग हो जाती है या ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए तीन मेजर होते हैं आपके, एक होता है आपका स्टेबल, दूसरा होता है अनस्टेबल, और लास्ट होता है आपका प्रिज्मेटल, जिसे वैसोस्पास्टिक भी बोलते हैं। तो ये दोनों सेम है, ठीक है, टर्म अलग यूज की है, इसका मतलब अलग अलग नहीं है। वैसोस्पास्टिक और प्रिज्मेटल एंजाइना सेम एंजाइना है, ठीक है। तो जब मैंने तीनों को आपको बताया था तो मैंने बहुत अच्छे से आपसे बोला था कि जो स्टेबल एंजाइना होता है उसका नाम स्टेबल है, यानी कि वो क्या है, उसमें जो आपका ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है कोरोनरी आर्टरी में वो स्टेबल है, ठीक है। वो कहीं पे उसमें क्या होना है, चेंजेस नहीं आने हैं, ठीक है। सपोज ये हमारी अगर कोरोनरी आर्टरी है तो इस तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन है, ये क्या है, हमारा स्टेबल है, ठीक है। ये जो आपका यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो ये ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, जो यहाँ पे फैट सेल के ऊपर हमारी स्मूथ सेल डिपॉजिट होके जो ये प्लाक बनाई है, ये जो प्लाक आपको दिख रहा है ये आपका स्टेबल है, ये टूटता नहीं है, ठीक हो गया। इसीलिए इसे स्टेबल एंजाइना बोलते हैं। तो जनरली होता क्या है, इस टाइप का अगर एंजाइना किसी को है तो होगा क्या, ब्लड फ्लो करेगा, ठीक है, ब्लड आ रहा है, उसको इतना स्पेस मिल जाता है, वो आसानी से यहाँ से फ्लो कर जाता है। लेकिन ये है रेस्ट वाली सिचुएशन, जब इंसान कुछ कर नहीं रहा है। लेकिन जब वो एक्सरसाइज करता है तो आपको पता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज हमारा क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो नॉरएपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन है वो क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं वाया अल्फा रिसेप्टर। तो क्या होता है, बीपी बढ़ जाता है। तो अभी जब ब्लड वेसल डायलेटेड थी तो आसानी से ब्लड निकल जा रहा था, प्लाक के साइड से होता हुआ जा रहा था। लेकिन अगर ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए, ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए, तो अब ये रास्ता नहीं मिलेगा ब्लड को जाने का। तो समझ रहे हो, तो अगर किसी को स्टेबल एंजाइना है तो उसे रेस्ट के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत कब आती है, जब वो कुछ एक्सर्शन ले रहा है या कुछ एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है। समझ में आ गया, ये है स्टेबल एंजाइना।
यानी कि यहाँ पे मायोकार्डियम है, ठीक है, जहां पे ब्लड को जाना है, आपके हार्ट में जाना है बेसिकली। दूसरा मैंने बताया था अनस्टेबल एंजाइना, तो वो स्टेबल से कैसे डिफरेंट है? स्टेबल में तो केवल प्लाक बना होता है, अनस्टेबल के केस में क्या होता है, ये प्लाक रप्चर हो जाता है और इसके रप्चर होने की वजह से इसके ऊपर प्लेटलेट सेग्रीगेशन होना स्टार्ट हो जाता है और फाइनली आपका क्या होता है, फिब्रिन, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है इस तरीके से। देखो, प्लाक जब तक था वो स्टेबल था, लेकिन प्लाक जैसे ही रप्चर हुआ, अनस्टेबल के केस में क्या हुआ, फटाफट से वहां प्लेटलेट्स आई, वहां पे फिर आपका ब्लड क्लॉटिंग होनी स्टार्ट हो गई। अब ये प्लाक न रह के क्या बन गया, थ्रोम्बस हो गया, ठीक है। तो ऐसा अगर एंजाइना किसी को है, ठीक है, ऐसे अगर ब्लॉकेज आ गई है आपकी कोरोनरी आर्टरी में, तो ऐसा इंसान को रेस्ट के टाइम पे, एक्सरसाइज की बात नहीं हो रही है, रेस्ट के टाइम पे भी आपका क्या हो सकता है, आपका एंजाइना का अटैक आ सकता है, क्योंकि ये जो आपका थ्रोम्बस है वो पूरी तरह से आपकी आर्टरी को ब्लॉक कर देता है, तो ब्लड की सप्लाई आपकी होगी ही नहीं, सप्लाई नहीं होगी तो एंजाइना का अटैक तो आएगा ही आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये कैसा है अनस्टेबल एंजाइना? अनस्टेबल क्यों बोला? क्योंकि इसमें जो स्टार्टिंग में आपका क्या था, प्लाक बना था, वो अनस्टेबल था, वो रप्चर हो गया, उसमें आपका थ्रोम्बोसिस होके आपका प्लेटलेट एग्रीगेशन होके थ्रोम्बस फॉर्म हो गया है, ठीक है, जिसने पूरी तरह से जो आपकी कोरोनरी आर्टरी है उसको ब्लॉक कर दिया है, मतलब मैक्सिमम एक्सटेंट तक ब्लॉक कर दिया। हल्का फुल्का अगर हो भी रहा होगा फ्लो तो वो इनफ नहीं होगा, है ना, क्योंकि मायोकार्डियम आपका हार्ट लगातार काम कर रहा है, तो उसे ऑक्सीजन की डिमांड है, उसे ब्लड चाहिए, तो अगर उसे ब्लड मिलेगा ही नहीं तो वो काम कैसे करेगा, वो ब्लड को पंप कैसे करेगा, और पंप नहीं करेगा तो इंसान सरवाइव कैसे करेगा, ऑर्गन्स को कैसे एनर्जी मिलेगी। समझ में आ गया? ठीक है। लास्ट आता है प्रिज्मेटल या वैसोस्पास्टिक एंजाइना, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। मैंने और एंजाइना क्यों जिक्र किया, क्योंकि जरूरी नहीं है अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो इसी से आएगा, है ना। तो प्रिज्मेटल और वैसोस्पास्टिक एंजाइना क्या होता है, इसमें क्या होता है, आपका कोई प्लाक या कोई भी आपका थ्रोम्बस नहीं होता है कोरोनरी आर्टरी में। आपकी जो कोरोनरी आर्टरी है ना, वो सडनली उसमें खुद ही क्या आ जाता है, आपका स्पाज्म हो जाता है, वो खुद ही नैरो हो गई। जैसे इतना इसका डायमीटर था, देखो अब इतना रह गया, इसको बोलते हैं हम क्या, वैसोस्पास्टिक, यानी कि ब्लड जो वेसल है उसमें स्पाज्म आ गया है, या फिर प्रिज्मेटल एंजाइना। तो इस टाइप का एंजाइना जनरली ये रेस्ट के टाइम पे आपका जनरली होता है, या आप रेस्ट कर रहे हो तो कभी भी ये हो सकता है रेस्ट के टाइम पे। जनरली आप देखोगे इस टाइप का एंजाइना रात के टाइम में इसके एपिसोड्स के चांसेस ज्यादा होते हैं, नाइट टाइम में। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि भाई ये हो क्यों रहा है ना, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। अगर थ्रोम्बस नहीं है, ये जो आपका आपकी वैसोस्पाज्म हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, तो क्योंकि आपको पता है आपकी बॉडी में देखो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर भी है, वैसो डायलेटर भी है, ऐसी चीजें भी हैं जिनकी वजह से, ऐसे कंपोनेंट भी हैं जिनकी वजह से ब्लड वेसल में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, और ऐसे भी हैं जिनकी वजह से ब्लड वेसल डायलेट होती है। तो अगर किसी भी वजह से इन दोनों के बीच में इम्बैलेंस आ जाए, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्टर और डायलेटर्स के बीच में इम्बैलेंस आ जाए, तो उसकी वजह से इस टाइप का एंजाइना आपको देखने को मिल सकता है। तो ये बात आप ध्यान में रख सकते हैं। आपका अगर वैस्कुलर एंडोथीलियम, आपकी जो आर्टरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, इनके अंदर सबसे अंदर क्या होता है, आपका एंडोथीलियम होता है, और वहीं से नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होता है जो कि वैसोडाइलेटर है। अगर किसी का वैस्कुलर एंडोथीलियम डैमेज हो गया है किसी भी वजह से, कारण कुछ भी हो सकता है, आपका स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, आपकी अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप स्मोक करते हैं, या कुछ भी ऐसा रीजन हो, उसकी वजह से डैमेज हो जाता है, तो एनओ बनेगा नहीं, इसका मतलब डायलेटर नहीं बन रहा है और कॉन्स्ट्रिक्टर बनते जा रहे हैं, तो बैलेंस बिगड़ गया ना, तो इस वजह से ये स्पाज्म हुआ है। समझ में आ गया? तो ये सडन आपका स्पाज्म हो रहा है और ये रिवर्सिबल होता है, ठीक है, ये अपने आप ही क्या हो जाता है, ठीक भी हो जाता है। जैसे ही आपका इम्बैलेंस खुद से ठीक होगा, बॉडी करेगी ठीक, वैसे ही ये आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स भी हो जाता है। तो ये था ऑल अबाउट 3 टाइप ऑफ एंजाइना। अब बात कर रहे हैं प्रिज्मेटल के बारे में, बात हो रही है। अब मैंने आपको जो बताया है उसे दिमाग में रखो और इन दोनों ऑप्शंस को देखो। फर्स्ट ऑप्शन ये बोल रहा है कि इन वैसोस्पास्टिक एंजाइना द इम्बैलेंस ऑकर व्हेन ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीजेस ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड कोरोनरी ब्लड फ्लो डजंट इंक्रीज प्रोपोर्शनेटली। तो ये क्या बोल रहा है कि जो वैसोस्पास्टिक एंजाइना है उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की डिमांड तो बढ़ रही है, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है, और डिमांड के हिसाब से आपका ब्लड का फ्लो इंप्रूव नहीं हो रहा है। जनरली क्या होता है, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो अगर किसी को एंजाइना नहीं है, कोई नॉर्मल इंडिविजुअल है, हेल्दी है, तो क्या होता है, अगर हम एक्सरसाइज करते हैं
तो उस टाइम पे हमें पता है हार्ट को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, है ना। तो उस टाइम पे होता क्या है, ये जो आपकी कोरोनरी आर्टरी है ये डायलेट हो जाती है ब्लड के फ्लो को बढ़ाने के लिए, ये जनरली होता है, समझ रहे हो इस बात को। अब लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है ये कि ऑक्सीजन की डिमांड तो बढ़ रही है एक्सरसाइज के टाइम पे, लेकिन कोरोनरी ब्लड फ्लो नहीं बढ़ रहा है, यानी कि कोरोनरी जो आर्टरी है वो डायलेट नहीं हो रही है। क्या ये सही है प्रिज्मेटल के बारे में, वैसोस्पास्टिक के बारे में? नहीं। ये किसकी बात कर रहे हैं, ये इस ऑप्शन में ये बात हो रही है स्टेबल एंजाइना की बात हो रही है कि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी है एक्सरसाइज के टाइम में। मैंने बताया ना एक्सरसाइज वाला जहां पे पॉइंट आएगा ध्यान रखो स्टेबल की बात हो रही है, ठीक है। और देखो दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, यानी कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, ये जो है आपका ये स्टेबल एंजाइना का बताया गया है। दूसरा क्या बोल रहा है, इन प्रिज्मेटल एंजाइना ऑक्सीजन डिलीवरी डिक्रीजेज एज अ रिजल्ट ऑफ रिवर्सिबल कोरोनरी वैसोस्पाज्म। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। मैंने अभी आपको बताया कि प्रिज्मेटल एंजाइना में हमारा कोरोनरी वैसोस्पाज्म हो जाता है जो कि रिवर्सिबल है, और उसकी वजह से ऑक्सीजन की जो डिलीवरी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये है आपका सेकेंड ऑप्शन, और सेकेंड ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल क्या है आपका करेक्ट है। यानी कि आप कौन सा ऑप्शन पे टिक करोगे, उस ऑप्शन पे जिसमें ये बोला जा रहा है कि फर्स्ट जो ऑप्शन है आपका, फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट एंड द सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये कर सकते हो, ठीक है। तो ये है हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्या हुआ है? तो ये है क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन आपका आया है 2024 जो जीपे एग्जामिनेशन हुआ है 2024 का, उसमें आपसे पूछा गया है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इजी क्वेश्चन है। रेनिन इज रिलीज्ड फ्रॉम, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये पूछा जा रहा है कि रेनिन कहाँ से रिलीज होता है, तो आप बता सकते हैं आंसर, पढ़ाया हुआ है मैंने आपसे, ठीक है। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पूरा बताया था आपको, कहां से रिलीज होता है भाई, किडनी की जेजी सेल से, है ना। जो हमारी किडनी है, किडनी में जस्टा ग्लोमेरुलर सेल प्रेजेंट होती है जिन्हें हम शॉर्ट में जेजी सेल बोलते हैं। और ये सेल क्या करती है आपकी, ये सेल बेसिकली क्या करती है आपका, सेंसिटिव होती है सोडियम कॉन्सेंट्रेशन के लिए। तो जब भी आपका क्या होता है, आपका सोडियम का लेवल कम होता है तो एकदम से ये सेल एक्टिवेट हो जाती है और क्या रिलीज करती है, आपका रेनिन को रिलीज करती है। और ये रेनिन ही है जो फर्दर आगे बढ़ के क्या बनाता है, एंजियोटेंसिन 1 बनाता है, और एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में, और एंजियोटेंसिन 2 की वजह से क्या होगा, सोडियम वाटर रिटेंशन, और सोडियम वाटर अगर रिटेंशन हुआ तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका बीपी बढ़ जाएगा, है ना। तो यही मैंने आपको बताया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है, देखो रेनिन इज रिलीज फ्रॉम, ये 2024 के आपके एग्जाम में आपसे पूछा गया है। तो रेनिन सबको पता है, रेनिन आपका क्या है, आपका अब बोल सकते हो एक हार्मोन है जो रिलीज होता है, कहां से रिलीज होता है, किडनी से, ठीक है। तो यहां से एक चीज तो समझ में आ रहा है आपका कि ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि हमें पता है कि जो रेनिन होता है ये हमारी किडनी में जो हमारी जेजी सेल है उनसे रिलीज होता है। तो इसका पूरा मैकेनिज्म मैंने रेनिन एंजियोटेंसिन जो सिस्टम था, रास सिस्टम, उसमें आपको डिटेल में बताया है। मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हमारा क्या रहता है, आपका ब्लड का वॉल्यूम कम होता है ना, ब्लड का वॉल्यूम कम होता है या फिर ब्लड में जो सोडियम का लेवल है वो कम होता है, तो एकदम से हमारी क्या होती है, ये जेजी सेल एक्टिवेट हो जाती हैं, जस्टा ग्लोमेरुलर सेल, और इनके एक्टिवेशन होने की, एक्टिवेट होते ही ये क्या बनाती है, रेनिन को रिलीज करती हैं। और ये रेनिन क्या बनाता है, आपका एंजियोटेंसिन बनाता है, और एंजियोटेंसिन कौन सी फॉर्म में बनाता है, 1 में। और ये एंजियोटेंसिन 1 अब किस में कन्वर्ट होगा, एंजियोटेंसिन 2 में। और कौन सा एंजाइम यहाँ पे काम करता है, एस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम यहाँ पे रोल प्ले करता है। और जैसे ही एंजियोटेंसिन 2 बनता है तो ये क्या करता है, आपका सोडियम वाटर रिटेंशन करता है, यानी कि ये सोडियम वाटर को आपका एक्सक्रीट और यूरिन में एक्सक्रीट होने से बचाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका सोडियम का लेवल भी बढ़ जाएगा और वाटर का लेवल भी बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली जो प्रॉब्लम थी, ब्लड वॉल्यूम कम था यानी कि वाटर का लेवल कम था वो बढ़ गया, सोडियम का लेवल कम था वो भी बढ़ गया। तो इस तरीके से ये पूरा हमारा रास सिस्टम काम करता है। ये शॉर्ट में था आपका, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखेंगे कि जो आपसे पूछा है रेनिन, तो रेनिन कहाँ से रिलीज हो रहा है, हमारी जेजी सेल से, और ये जस्टा ग्लोमेरुलर सेल है
तो ये ग्लोमेरुलस में होती है बेसिकली। जब मैंने आपको नेफ्रॉन का पूरा स्ट्रक्चर बताया था, सारा कुछ डिटेल में हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? आंसर नंबर डी। हेपेटोसाइट्स क्या है भाई? लीवर की सेल है, उनको हेपेटोसाइट बोलते हैं। बीटा सेल ऑफ पैनक्रियास सबको पता है क्या रिलीज करती है? बीटा सेल से क्या रिलीज होता है आपका? इंसुलिन रिलीज होता है। माइक्रोग्लियल सेल क्या होती है आपकी? ये हमारी सीएनएस में होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ये बेसिकली आपकी क्या है? इम्यून सेल है, ठीक है। तो जब भी अगर कोई भी आपका फॉरेन पार्टिकल ब्रेन में एंटर करता है या ब्रेन में एंटर करने की कोशिश करता है, तो ये माइक्रोग्लियल सेल सेम मैक्रोफेजेस की तरह एक्ट करती है। जैसे हमारे ब्लड में जो आपके टिश्यू लेवल पे जो मैक्रोफेजेस हैं, वो क्या करते हैं? एकदम से फॉरेन पार्टिकल को इंगल्फ करते हैं और उसे डाइजेस्ट कर देते हैं। तो सेम ये माइक्रोग्लियल सेल्स भी आपकी ब्रेन में ये काम करती है, सीएनएस में ये काम करती है। समझ में आ गया? ठीक। तो थोड़ा बहुत आइडिया सबके बारे में होना चाहिए, है ना, कौन कौन सी सेल्स क्या कर रही हैं। तो ये आपका हो गया राइट आंसर, आंसर नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2018 जीपेट एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी आपका राज सिस्टम से ही रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसे इरेज नहीं किया, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग साइड इफेक्ट ऑफ एस इनहिबिटर्स रिजल्ट फ्रॉम इनहिबिशन ऑफ ब्रेडिकाइनिन ब्रेकडाउन। एस इनहिबिटर्स कौन से होते हैं? मैंने बताया था हाइपरटेंशन। अगर देखो किसी को बीपी ऑलरेडी ज्यादा है तो क्या आप चाहोगे ये सिस्टम आगे की तरफ बढ़े? आप चाहोगे सोडियम वाटर रिटेंशन हो, जिसकी वजह से सोडियम का लेवल भी बढ़े और वाटर का लेवल भी बढ़े, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या करेंगे? बीपी को बढ़ाएंगे, है ना। आप नहीं चाहते हो, इसीलिए हम जब भी किसी को का बीपी ज्यादा होता है, हाइपरटेंशन किसी को होती है, तो हम एस इनहिबिटर्स देते हैं। बताया था मैंने आपको, है ना, एस इनहिबिटर्स। तो एस इनहिबिटर्स ये यही बोल रहा है कि एस इनहिबिटर के ऑब्वियसली साइड इफेक्ट हर मेडिसिन के होते हैं, है ना। तो एस इनहिबिटर का वो साइड इफेक्ट आप बताइए जो किस वजह से हो रहा है? ब्रेडिकाइनिन के ब्रेकडाउन के इनहिबिशन की वजह से हो रहा है। इसे मैं एक बताती हूँ आपको। ये जो एस है ना, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये एंजियोटेंसिन 1 को 2 में तो बदलता ही बदलता है, साथ ही साथ ये क्या करता है? हमारा जो ब्रेडिकाइनिन है ना, ब्रेडिकाइनिन पड़ा है, हिस्टामिन ब्रेडिकाइनिन इन्फ्लामेटरी मीडिएटर, इसके ब्रेकडाउन को आपका क्या करता है? ये इसका ब्रेकडाउन करता है, ध्यान रखिएगा। जो हमारा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, ये तो ये करता ही है, लेकिन साथ में इसका एक और काम होता है कि ये ब्रेडिकाइनिन को तोड़ने का काम करता है। तो अच्छी बात है, एलर्जी मीडिएटर है ब्रेडिकाइनिन हिस्टामिन की तरह, तो अगर इसका ब्रेकडाउन होगा तो वो एलर्जिक सिम्टम्स नहीं आएंगे, है ना। लेकिन आप क्या कर रहे हो? कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट आपके पास आया, उसको आपने एस इनहिबिटर दी हुई है, तो अब एस इनहिबिटर्स की वजह से क्या होगा? चलिए, एंजियोटेंसिन 1 2 में तो नहीं बदलेगा, तो बीपी की प्रॉब्लम तो रिजॉल्व हो गई, लेकिन क्योंकि ये एस ब्रेडिकाइनिन को तोड़ा करता था, तो अब वो ब्रेडिकाइनिन का ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो ब्रेडिकाइनिन का ब्रेकडाउन ना होने की वजह से ये बेसिकली कहाँ पे हो रहा है भाई? लंग्स में हो रही है प्रोसेस, ठीक है। जो ब्रेकडाउन होता है वो लंग्स में होता है। तो ब्रेडिकाइनिन का ब्रेकडाउन ना होने की वजह से क्या हो जाता है आपका? ये ब्रेडिकाइनिन अवेलेबल रहेगा। ये हमारे लंग्स में जो सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती है ना, सेंसरी नर्व एंडिंग, उनको क्या करता है? ये इरिटेट करता है। ब्रेडिकाइनिन का काम ही ये होता है कि ये क्या करता है? लंग्स में जो हमारी सेंसरी नर्व की जो एंडिंग है, उन्हें इरिटेट कर देगा। और जैसे ही आपको पता है, सेंसरी नर्व अगर इरिटेट हुई तो सीधे ब्रेन को मैसेज क्या जाएगा कि भाई लंग्स में कोई दिक्कत है, ठीक है। वो नर्व फटाफट मैसेज कैरी करेगी ब्रेन को, जबकि कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई भी आपका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि ब्रेडिकाइनिन ने क्या किया? इरिटेशन किया, तो एकदम से मैसेज गया ब्रेन के पास। अब ब्रेन रिस्पॉन्ड कैसे करता है? ब्रेन फटाफट मैसेज आपके लंग्स में भेजेगा और आपको कफ होगा, ठीक है। क्योंकि कफ क्यों होता है? आपका जो भी अगर अंदर कुछ ऐसा फॉरेन पार्टिकल आया है तो वो कफ के थ्रू बाहर निकल जाए, इसीलिए कफ होता है। तो वो हमारा एक क्या है, आप बोल सकते हो, एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का। तो यहाँ पे भी वही होगा, ब्रेडिकाइनिन इरिटेट करेगा सेंसरी नर्व एंडिंग को और क्या होगा? कफ होगा। और ये कफ कैसा होगा भाई? ड्राई कफ होगा। क्यों? क्योंकि कोई म्यूकस नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है। तो अगर ब्रेन से मैसेज आया और लंग्स आपकी कफ अगर हुआ, तो वो कफ कैसा होगा? नॉन प्रोडक्टिव होगा और ड्राई कफ होगा, ठीक है। अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो उस केस में क्या होता है? आपका प्रोडक्टिव कफ आता है ना, जिसमें आपका स्पूटम होता है। तो चलिए बताइए,
अब आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे अगर मैंने ये आपको बता दिया है तो अब ये बोल, अब क्वेश्चन देखो, which of the following side effect of ACE inhibitor result from inhibition of bradykinin breakdown। तो ब्रेडिकाइनिन ब्रेकडाउन का जो इनहिबिशन किया जा रहा है एस इनहिबिटर्स की वजह से, उसकी वजह से कौन सा आपका साइड इफेक्ट आता है, तो पहले समझ में आ गया ड्राई कफ, तो ऑप्शन नंबर डी ड्राई कफ बिल्कुल सही है। देखो प्रोडक्टिव कफ भी दे रखा है ऑप्शन में, प्रोडक्टिव मतलब जिसमें आपका स्पूटम है, बलगम जिसे बोलते हैं, तो वो तो होता नहीं है, तो याद रखिएगा ड्राई कफ जो होता है आपका यही है। और ये क्वेश्चन आपका अभी मेरे पास डेटा नहीं है, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपका जीपेट एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है, ठीक है, रिपीट हुआ है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैंने हालांकि आपको लेक्चर्स के टाइम पे भी बताया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, और ये आया है 2013 में, और ये भी क्वेश्चन आपका क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, ऑल द फॉलोइंग एस इनहिबिटर्स आर प्रोड्रग एक्सेप्ट। आपको पता, मैंने जब आपको रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पढ़ाया था, ड्रग्स के बारे में डिस्कशन किया था, तो मैंने आपको बताया था कि जितनी भी एस इनहिबिटर्स आती हैं, यानी कि ये जो एस एंजाइम को इनहिबिट करती हैं आपकी, ये सारी की सारी प्रोड्रग होती है। प्रोड्रग क्या होती है, जो एक्टिव नहीं होती है, इनएक्टिव होती है, लेकिन लीवर में जाने के बाद उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं और वो फिर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है, यही तो होती है प्रोड्रग, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि एस इनहिबिटर ज्यादातर आपकी क्या है, आपकी प्रोड्रग है, केवल 2 को छोड़ के। तो वो कौन कौन सी है भाई, कौन सी बताई थी मैंने, एक थी कैप्टोप्रिल और दूसरी क्या थी, लिजिनोप्रिल। ये दो आपकी ऐसी आपकी आप बोल सकते हो एस इनहिबिटर हैं जो कि प्रोड्रग नहीं है, जो खुद में ही एक्टिव है। इनके अलावा जितनी भी हैं वो सब क्या है, आपकी प्रोड्रग है। तो देखिए दोनों में से कौन सा ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, तो ऑप्शन में आपको लिजिनोप्रिल दिया हुआ है, तो ऑप्शन आप करेक्ट करेंगे ऑप्शन नंबर बी। तो लिजिनोप्रिल या इसकी जगह अगर कैप्टोप्रिल भी होता, तो दोनों की दोनों ये क्या है, आपकी एक्टिव ड्रग है, ये प्रोड्रग नहीं है। अदरवाइज रामाप्रिल, इनालाप्रिल, पैरांडोप्रिल, इसके अलावा और भी जितनी भी प्रिल है, ये सारी की सारी क्या है, आपकी प्रोड्रग है। समझ में आ गया, इजी था, ठीक है, क्योंकि इसी से रिलेटेड था, तो इसलिए मैंने इसे यहीं पे कवर कर दिया है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, और ये क्वेश्चन भी आपका आया है 2018 के एग्जाम में। हालांकि ये मैंने जब आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, ठीक है, इसी साइड का, वहां पे मैंने जो जिक्र किया था ना, वो यही क्वेश्चन है, ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जो स्टैटिन्स वाला मैकेनिज्म मैंने आपको बताया था बेसिकली। तो जनरली क्या बोल रहे हैं, एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेज इज इन्वॉल्व इन द पैथोजेनेसिस ऑफ, ठीक है, कहा मैंने कहा बताया था इस एंजाइम का कौन सा, कहां पे इसका रोल होता है, कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस में। जब कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस होती है, तो मैंने बताया था आपको एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलते हैं 3 मॉलिक्यूल, उनसे एचएमजी कोएंजाइम बनता है, और फिर एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेज की प्रेजेंस में आपका क्या होता है, आपका आइसोटर्पिनॉइड जो यूनिट्स बनती हैं, ठीक है, यही बताया था। तो और फाइनली आपका बनते बनते कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज होता है। तो ये बेसिकली आपसे अगर कहीं पे भी एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेज बोल रहे हैं, तो इसका मतलब समझ जाइए कि ये एंजाइम कहाँ पे इन्वॉल्व होता है, कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस में, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को बनाने में। तो अब आप देखिए कि इन बीमारियों में से कौन सी ऐसी बीमारी है जो कोलेस्ट्रॉल की वजह से होती है, पार्किंसन डिजीज है क्या, नहीं, ये तो न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, जो न्यूरॉन्स के डिजेनरेशन से होता है ना। अल्जाइमर डिजीज सेम, ये भी न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स, इसमें डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स की डेफिशिएंसी होती है, इसमें कोलिनर्जिक की होती है। रीनल फेलियर टोटली डिफरेंट है, ठीक है, रीनल फेलियर हो रहा है तो वो एक अलग मैकेनिज्म है जिसके थ्रू रीनल फेलियर हो रहा है। और ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस है, एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, जब आपकी जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें आपका क्या होता है, आपका प्लाक फॉर्म हो जाता है, उसी को तो हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। और वो ही आगे बढ़ के जो मैंने एंजाइना में आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर प्लाक रप्चर हो जाता है तो फिर थ्रोम्बस फॉर्म हो जाता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। तो शुरुआत कहाँ से होती है इसकी, जब आपका प्लाक बनता है वो शुरू में, तो किस वजह से बनता है भाई, वहां पे पहले कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होता है, समझ रहे हो, जो स्टार्टिंग होती है ना, ये अगर कोरोनरी आर्टरी है और कोरोनरी आर्टरी में मैंने पढ़ाया है आपको डिटेल में,
अगर इस तरीके से आपका यहाँ पे प्लाक बन रहा है तो ये प्लाक काहे का बना हुआ है भाई, ये फैटी मटेरियल है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, एलडीएल हमारा क्या है, ये एलडीएल क्या होता है आपका, बैड लिपोप्रोटीन होता है, तो कोलेस्ट्रॉल का ही टाइप है ये, ठीक है। एलडीएल हो गया, खुद में कोलेस्ट्रॉल है आपका, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल इसकी आपका मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया था, उसमें कोलेस्ट्रॉल कैसे होता है वो भी मैंने आपको बताया था। तो बेसिकली ध्यान में रखो कि ये जो स्टार्टिंग में जो ये डिपोजिशन हो रहा है ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल ही तो है। जिसके भी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा होगा और जिसका भी एंडोथीलियम डैमेज होगा, ये भी एक कंडीशन है। जिस कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको ये एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा या एंजाइना हो जाएगा या मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो जाएगा। उसके लिए आपकी जो ये इनर लेयर होती है ना, वेस्कुलर एंडोथीलियम, इसका डैमेज होना जरूरी होता है। अगर किसी का ये एंडोथीलियम डैमेज हुआ गया है तो अब क्या होता है, ये डैमेज्ड एरिया में आपका कोलेस्ट्रॉल ऐसे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है और वो ही फर्दर आपका प्लाक बनाता है, फिर आपका ऐसे थ्रोम्बस बनता है और ये इस तरीके से कोरोनरी आर्टरी की ब्लॉकेज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन क्या है आपका, कोलेस्ट्रॉल का रोल है। तो वही बात है कि भाई एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेज, यानी कि बात हो रही है कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस की। तो कोलेस्ट्रॉल कौन सी बीमारी में इन्वॉल्व है, एथेरोस्क्लेरोसिस में, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस में आपका क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन ही होता है इन आर्टरीज, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया, आंसर नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और ये क्वेश्चन भी आपका 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। तो देखो क्या पूछा है, ड्रामेटिक हार्ट डिजीज इज कॉज्ड बाय, सिंपल है, केवल आपको एक बीमारी का नाम दिया हुआ है, आपको बताना है वो किसकी वजह से होती है। तो इसमें आपको ऑप्शंस को देखने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको सामने जब कोई बीमारी की बात होती है तो इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको उसका मेन कॉज तो पता ही होगा, है ना। ये बीमारी हो रही है तो क्यों हो रही है, नहीं तो फार्माकोलॉजी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, पैथोलॉजी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो देखो बाकी के सारे ऑप्शंस आपके अगर ए सी और डी को देखो तो ये लिपिड से रिलेटेड है। क्या बोल रहा है, एक्सेसिव लिपिड कंजप्शन, ज्यादा लिपिड लेने की वजह से हो रहा है खाने में। एबनॉर्मल लिपिड मेटाबॉलिज्म, क्या बॉडी में कुछ ऐसा हो रहा है कि जिसकी वजह से लिपिड मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है, इस वजह से ये बीमारी हो रही है। नेक्स्ट है एथेरोस्क्लेरोसिस, जो कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था, ठीक है, लिपिड डिपोजिशन हो रहा है जो। तो ये तो बिल्कुल गलत है, इसका राइट ऑप्शन आपका स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है। ये हमारी इन्फेक्शन की वजह से होने वाली डिजीज है। तो होता क्या है, मैंने आपको जब एंटीबायोटिक पढ़ाया था, एंटी माइक्रोबियल पढ़ाया था, तो मैंने बताया था बहुत टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, उन्हीं में से एक क्या है, स्ट्रेप्टोकोकाई भी है, ठीक है। तो ये स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन जब भी किसी को होता है, ये बैक्टीरिया जब बॉडी में एंटर करता है तो जनरली हमारी थ्रॉट को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। तो अगर आपने जब आप उनको इसने आपने इन्फेक्ट किया, जनरली क्या होता है हमारा इम्यून सिस्टम भी डील कर लेता है, लेकिन अगर नहीं भी किया तो आपने मान लीजिए कोई मेडिसिन ऐसी ले ली जो इफेक्टिव है स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन में, ठीक है, तो आपने वो मेडिसिन ले ली, उससे आपका क्योर हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर आप स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन को आपकी बॉडी ने डील नहीं किया, ठीक है, आपके इम्यून सिस्टम उसे डील नहीं कर पाया और साथ ही साथ आपने मेडिसिन भी नहीं ली, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये स्ट्रेप्टोकोकस जो स्ट्रेप्टोकोकाई जो है वो हमारे हार्ट में चला जाता है और हार्ट में हमारे जो हार्ट के वाल्व होते हैं ना, वहां पे ये इन्फेक्शन कॉज कर देता है। समझ लो, हार्ट के वाल्व तो समझ में आते हैं ना, जो आपके क्या है, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में है, या फिर वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में है, या आपकी पल्मोनरी आर्टरी के बीच में है, सेमिलुनार वाल्व जिसे बोलते हैं। तो जनरली ध्यान रखिए कि ये जो स्ट्रेप्टोकोकल कोकाई है, अगर आपने इसे ट्रीट नहीं किया विद मेडिसिन तो ये आपके हार्ट में जाके आपके हार्ट के वॉल में इन्फेक्शन कर देगा, वहां पे इन्फ्लामेशन कर देगा। तो जब आपके वॉल में इन्फ्लामेशन हो जाता है और वहां पे फिब्रोसिस होने लगती है तो आप वॉल अपना काम करना बंद कर देंगे, ठीक है। वॉल का काम क्या होता है कि जब आपका ऊपर एट्रिया फिल हो रहा है तो वो बंद रहे और जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो वो ओपन हो जाए ताकि ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आ जाए, है ना, यही तो होता है। अगर मैं ये चैम्बर बना रही हूँ हार्ट के, ये राइट एट्रिया है, ये राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रिया है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो इनके बीच में जो हमारे ये वॉल्व लगे होते हैं इस तरीके के, यहाँ पे ट्राइकस्पिड है, ये मिट्रल वॉल्व है, तो इनका काम क्या होता है, ब्लड का फ्लो करवाना। जब जरूरत है, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये ओपन हो जाएंगे और ब्लड सारा वेंट्रिकल में आ जाएगा, और जब वेंट्रिकल में ब्लड आ चुका है तो फिर ये क्लोज हो जाते हैं। यही तो पढ़ा है हम लोगों ने, है ना, क्लोज होते हैं। तो ये आपका क्या है, जब ये फ्लो हो रहा है
ठीक है, तो ये वॉल्व की वजह से हो रहा है। तो अगर वॉल्व में इन्फेक्शन हो जाता है ना, तो उसकी वजह से ये फ्लो नहीं हो पाता है। ठीक है, वॉल्व में आपका इन्फ्लामेशन आ जाएगा, नैरोइंग हो जाएगी, तो इसकी वजह से वॉल्व का जो अपना मैकेनिज्म है ओपनिंग क्लोजिंग का, वो आपका क्या होगा, अफेक्ट होगा, और इसी को हम बोलते हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज। ठीक है, तो देखो कितना आपके डिजीज के नाम से आपको समझ में नहीं आएगा कि है तो पता है हार्ट डिजीज है, लेकिन किस वजह से है, ये स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से है, जो जनरली हमारे थ्रोट को इन्फेक्ट कर रहा है। आप ठीक नहीं करोगे तो आपके हार्ट के वॉल्व में ये इन्फेक्शन हो जाएगा, और उसकी वजह से ये वॉल्व की पेटेंसी आपकी खत्म हो जाएगी। तो वॉल्व अगर काम नहीं करेंगे, वॉल्व अगर काम करना बंद कर दें, तो क्या हो जाएगा, आपका जो आपका ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मिक्स हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का जो प्रोसेस है वो आपका इंटरफेयर होगा। वो सारा आपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में डिटेल में पढ़ा हुआ है। ठीक है, इतना हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या है भाई, ऑप्शन नंबर बी, जो इसका डिजीज हो रही है किसकी वजह से हो रही है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से हो रही है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2019 जीपेट एग्जाम में आपसे पूछा गया है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में, लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, आपको ऑप्शंस के बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर आपको एकदम से आपका जो पूछा गया है उससे आपके दिमाग में क्लिक होते हैं तो आप आसानी से कर देते हो। ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस तो केवल कंफ्यूज करने के लिए दिए होते हैं आपको। ठीक है, देखो यहाँ पे भी देखो, द टर्म एन्यूरिज्म रिफर्स टू, ठीक है, आपसे एन्यूरिज्म आपकी आपको पता है बीमारी का ही नाम है, अभी मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। तो एन्यूरिज्म क्या है, ठीक है, सिंपल एक टर्म में आपको पता होना चाहिए कि एन्यूरिज्म होता क्या है। ठीक है, तो अगर आपको पता है आप इजीली आंसर कर देंगे। मैं ऑप्शंस पे नहीं जा रही हूँ, मैं पहले आपको बता देती हूँ बीमारी कौन सी है, फिर ऑप्शंस तो आप करेक्ट खुद ही कर लेंगे। तो देखिए एन्यूरिज्म का मतलब क्या होता है कि आपकी जो ब्लड वेसल है, ठीक है, कोई सी भी ब्लड वेसल हो सकती है, ज्यादातर आर्टरीज में ये प्रॉब्लम आती है। क्या होता है, जो ब्लड वेसल होती है ना उसमें आपका आप बोल सकते हो वो एबनॉर्मली डायलेट हो जाती है। एबनॉर्मली डायलेट होने का मतलब क्या है, सपोज ये मेरी ब्लड वेसल है जो कि एक नॉर्मल ब्लड वेसल है, और जो आपका एन्यूरिज्म के बाद क्या होता है, इस तरीके से हो जाता है, देखो ब्लड वेसल में दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं बैलूनिंग। बैलूनिंग मतलब क्या होता है, जैसे बलून होते हैं ना, गुब्बारे जिन्हें बोलते हो, तो बलून क्या होते हैं, फूल जाते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे भी देखो जो हमारी ब्लड वेसल है उसमें भी क्या हो जाता है, इस तरह से प्रोट्रूशन आ जाता है, बलूनिंग हो जाती है। ठीक है, और इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि आपकी जो आर्टरी है, आपकी जो ब्लड वेसल है वो वीक हो चुकी है, उसके वो वीक हो चुकी है, इसीलिए जब भी यहाँ से ब्लड फ्लो करता है वो ब्लड के प्रेशर को झेल नहीं पा रही है और इस तरह से फूल जा रही है। ठीक है, एक्सपेंड हो जा रही है। समझ में आ गया, तो ये किस वजह से हुई, समझ में आया, क्योंकि जो ब्लड वेसल है वो वीक हो चुकी है, जब भी ब्लड यहाँ पे आता है वो ब्लड के प्रेशर को झेल नहीं पाती है और एकदम से फैल जाती है, एक्सपेंड कर जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एन्यूरिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब बात क्या आती है कि इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है। जनरली जब तक आपका क्या है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रही है, केवल बलूनिंग हो रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि अगर मान लीजिए इस ब्लड, आपको पता है हमारी ब्लड वेसल्स के साथ साथ हमारी यहाँ पे नर्व्स भी चल रही है। ठीक है, तो क्या होगा अगर यहाँ पे नर्व है, ठीक है, जो कि साथ साथ चल रही है, तो अगर ये बलूनिंग होगी, अगर ये ब्लड वेसल एक्सपेंड होगी, तो नर्व पे क्या होगा, कंप्रेशन होगा या नहीं होगा, नर्व पे दबाव पड़ेगा ना, क्योंकि जब यहाँ से ब्लड वेसल आपकी खिंच रही है, एक्सपेंड हो रही है, तो नर्व को दबाएगी वो, तो उसकी वजह से आपको नर्व पेन हो सकता है। ठीक है, नर्व पे प्रॉब्लम आ रही है, वो भी एक दिक्कत है, सबसे बड़ी बात। दूसरा क्या होता है कि अगर ये एक्सपेंड एक हद तक ही तो होगी, है ना, और ध्यान में रखिएगा मोर देन 50% ये अपने डायमीटर का एक्सपेंड हो जाती है। ठीक है, मोर देन 50% समझ लो, जो इसका डायमीटर जितना है ना उसका 50% ये और ज्यादा डायलेट हो जाती है। डायलेशन का आपका वो बता रही हूँ मैं। उसके बाद आपका क्या होगा कि ये डायलेट हो रही है, ठीक है, नर्व कंप्रेशन हो रहा है, वो भी ठीक है, लेकिन ये डायलेट होते होते एक हदी तक तो ये डायलेट होगी, फिर क्या हो सकता है, ये रप्चर हो सकती है। और अगर ये ब्लड वेसल यहाँ पे रप्चर हुई, रप्चर होगी, तो क्या होगा भाई, एकदम से आपके क्या होंगे, ब्लड में जो आपके प्लेटलेट्स हैं, जो आपके ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हैं, वो अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 मिनट, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऐसे आपका थ्रोम्बस बन जाएगा। ठीक है, थ्रोम्बस कितने भी बड़े साइज का हो सकता है। अब ये थ्रोम्बस बन गया तो क्या प्रॉब्लम आई, नर्व का कंप्रेशन हुआ, दूसरा क्या हुआ, थ्रोम्बोसिस हुई, क्योंकि वहां पे ब्लड अगर कहीं पे रप्चर हो रहा है,
ब्लीड कर रहा है तो एकदम से हमारा तो नॉर्मल प्रोसेसिंग की तरह काम ही होगा, जैसे हमें कहीं चोट लगती है जैसा होगा वैसा ही यहाँ पे भी होगा, वो थ्रोम्बोसिस हो जाएगी। अब क्या होगा, ये जो थ्रोम्बस बना है ये स्टेबल तो होता नहीं है, तो ये कभी भी टूट सकता है और टूट के इस तरीके से आपके सर्कुलेशन में इसके छोटे छोटे पीसेस आ जाएंगे, और ये जो आपका छोटे छोटे पीसेस आ गए हैं वो कहीं भी किसी भी ऑर्गन में, क्योंकि ब्लड तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, तो किसी भी ऑर्गन में जाके ये क्या हो जाएंगे, आपके क्या हो जाएंगे, एम्बोलिज्म कॉज कर देंगे। और इसी को ये पूरी जो एम्बोलाई, इनको क्या बोलते हैं, जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं इनको बोलते हैं एम्बोलाई, और ये एम्बोलाई ऑर्गन्स में जाएंगे और ऑर्गन्स में डैमेज करना स्टार्ट कर देंगे। वहां पे कहीं छोटी सी आर्टरी होगी वहां पे फंस जाएंगे तो उस एरिया में ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी, समझ रहे हो। तो अल्टीमेटली ये क्या कर रहे हैं, थ्रोम्बोसिस कर रहे हैं, एम्बोलिज्म कॉज कर रहे हैं, और जिसकी वजह से आपका मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकता है। समझ में आ गया है, ठीक है, ये है हमारा एन्यूरिज्म, समझ में आया। आ जाओ ऑप्शन पे, पहला ऑप्शन है परमानेंट ब्लॉकेज ऑफ ब्लड वेसल, होता है क्या, नहीं होता है, एन्यूरिज्म की बात हो रही है केवल, ये तो इसके कॉन्सिक्वेंस है जो मैंने आपको बताया ना, थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म, ये इसके कॉन्सिक्वेंस है। अदरवाइज जो आपका एन्यूरिज्म है वो क्या है, आपका क्या है, केवल आपका ब्लड वेसल के वीक होने की वजह से उसकी बलूनिंग हो जाना, एक्सपेंड हो जाना, ठीक है। दूसरा, यानी कि पहला ऑप्शन तो गलत है, ब्लॉकेज नहीं होती है परमानेंट, आपकी परमानेंट की बात कर रहे हैं वो भी, है ना, ये जो ब्लॉकेज है परमानेंट वैसे भी नहीं है। परमानेंट अबनॉर्मल डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल, ये राइट ऑप्शन है, क्योंकि ये जो डायलेशन होता है ध्यान रखना ये परमानेंट होता है, ठीक है, पहली बात ये परमानेंट होता है और एबनॉर्मल डायलेशन हो रहा है, तो ये बिल्कुल सही बात है। एबनॉर्मल कनेक्शन इन ब्लड वेसल, ऐसा भी कोई बात नहीं है कहीं कुछ कनेक्शन हो रहा है ब्लड वेसल में। एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ न्यूरॉन नियर ब्लड वेसल, न्यूरॉन्स से कोई लेना देना नहीं है कि हम कहेंगे न्यूरॉन्स में कुछ ग्रोथ हो रही है, प्रॉब्लम ब्लड वेसल से रिलेटेड है। एन्यूरिज्म जो प्रॉब्लम है वो ब्लड वेसल की प्रॉब्लम है, न्यूरॉन्स पे तो केवल उसका फर्क ये पड़ रहा है कि ब्लड वेसल के एक्सपेंड होने की वजह से न्यूरॉन्स में कंप्रेशन हो रहा है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2019 में ही आपसे पूछा गया है जीपेट एग्जाम में। सिंपल है, ये भी कार्डियक आउटपुट के बारे में आपसे पूछा गया है, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, और मैंने आपको लेक्चर्स के टाइम पे भी बताया है, और ये सबसे सिंपल आपका क्वेश्चन होना चाहिए आज के क्वेश्चन में से। तो कार्डियक आउटपुट क्या है आपका, हार्ट जितना ब्लड पंप कर रहा है 1 मिनट में उसी को कार्डियक आउटपुट बोलते हैं, है ना। और ये पंपिंग कहाँ से होती है भाई, आपको पता है हार्ट में मैंने चैम्बर अभी बताया आपको, ऊपर वाले क्या है, एट्रिया है, नीचे वाले वेंट्रिकल है, एट्रिया को ऑरिकल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑरिकल या एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में आता है, ठीक है, और वेंट्रिकल से आपका क्या होता है, पूरी बॉडी में आपका पंप होता है। मैं लेफ्ट साइड की बात कर रही हूँ, अगर राइट साइड की बात करें तो राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है, फिर राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास जाता है वाया पल्मोनरी आर्टरी गैसियस एक्सचेंज के लिए, और जो फिर आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बेसिकली वो लेफ्ट साइड में आता है, लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाता है और पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई हो जाता है, यही प्रोसेस होती है पूरी। तो कार्डियक आउटपुट क्या होगा, यानी कि हार्ट 1 मिनट में कितना ब्लड पंप कर रहा है, तो वो पंप एग्जैक्टली कहां से होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से ही ब्लड कहाँ जाता है, एओर्टा में, और एओर्टा पूरी बॉडी में पहुंचा देता है, यही तो है कार्डियक आउटपुट। तो ऑप्शन आप करेक्ट वाला देख लो, वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय ऑरिकल पर मिनट, नहीं, ऑरिकल जितना ब्लड इजेक्ट करते हैं उसे तो हम कार्डियक आउटपुट नहीं बोलते। वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल पर मिनट, ये राइट ऑप्शन है, लेफ्ट वेंट्रिकल 1 मिनट में जितना ब्लड आपका पंप कर रहा है उसी को हम कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। और बाकी ऑप्शन तो गलत है ही, क्यों है देख लो, इनमें लिखा है पर बीट, बीट में, एक बीट में आ रहा है, कह रहे हैं नहीं, बीट का नहीं होता है, बीट तो जो होती है 0.8 सेकंड की होती है एक, है ना, और हम बात जो कार्डियक आउटपुट होती है वो पूरा मिनट की बात करते हैं कि 1 मिनट में कितना ब्लड पंप हो रहा है, ठीक हो गया। और एक बीट में जो होता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है उसे हम बोलते हैं कि पूरी एक कार्डियक साइकिल में कितना आपका ब्लड पंप हो रहा है, उसे स्ट्रोक वॉल्यूम आप बोलोगे, ठीक है। जबकि कार्डियक आउटपुट क्या होता है आपका, क्या होता है भाई, आपको इसका फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है आपका, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, हार्ट रेट। और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है कि एक बीट में कितना ब्लड पंप हो रहा है, एक जो बीट आती है आपकी उसमें जितना हो रहा है वो, और इनटू हार्ट रेट, पता है सबको नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है ना।
वैसे तो 72 बोला जाता है, लेकिन अगर ब्रॉडर रेंज में देना है तो 60 to 100 जो होता है आपका बीट्स पर मिनट, ये नॉर्मल रेंज मानी जाती है। ठीक है, तो ये आपका कार्डियक आउटपुट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है आपका ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10 और ये भी आपका 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका कार्डियक ग्लाइकोसाइड से रिलेटेड है, डिजिटालिस से रिलेटेड है। सिंपल आपसे डिजिटालिस का मैकेनिज्म पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपका बहुत बार आपका रिपीट हुआ है। ठीक है, तो आगे जब मैं इसके सेट्स कराऊंगी वहां पे मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे दूंगी कि कहाँ पे आया है। फिलहाल के लिए 2018 के क्वेश्चन पेपर पे तो आया ही आया है। तो डिजिटालिस कैसे काम करता है, सबसे पहले तो ये बात ध्यान रख लो, डिजिटालिस सबको पता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हैं, कोग्नोसी में भी आपने पढ़ा हुआ है ना। तो ये क्या करते हैं बेसिकली, ये आइनोट्रॉपिक होते हैं, याद रखिएगा ये क्या है आपके पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक है। ये कार्डियक आउटपुट पे या फिर आपका जो कंडक्शन है उस पे कोई फर्क नहीं डालते, ये केवल आपका क्या है कॉन्ट्रैक्शन पे फर्क डालते हैं, हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ना उन पे फर्क डालते हैं। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि इनमें सबसे पहला पॉइंट ही ये आता है कि जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हैं और जो हमारे नॉर एड्रेनालिन या इपिनेफ्रिन है वो कैसे एक दूसरे से अलग हैं। तो जैसे नॉर एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन हार्ट पे क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन को भी बढ़ाते हैं, कार्डियक आउटपुट को भी बढ़ाते हैं और जो कंडक्टिविटी है आपकी एसए और एवी नोड के थ्रू उसे भी बढ़ाते हैं, है ना। लेकिन जो हमारे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हैं, जो डिजिटालिस हैं, ये केवल आपका आइनोट्रॉपिक इफेक्ट दिखाते हैं। इन्हें कंडक्शन से या फिर आपका दूसरा क्या बोला मैंने, कंडक्शन से और नेम आपका दिमाग से निकल रहा है मेरा, कार्डियक आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उस पर कोई फर्क नहीं डालेंगे, केवल कॉन्ट्रैक्शन पे काम करेंगे। ये तो समझ में आ गया। तो उस हिसाब से भी इसमें से बहुत सारे ऑप्शन यहीं पे क्लियर हो रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी पहले आपको मैकेनिज्म बता देती हूँ, फिर ऑप्शन में आ जाएंगे। लेकिन ये पॉइंट दिमाग में रखना कि ये केवल क्या है आपका पूछा भी जाता है, ये केवल पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट दिखाता है। आइनोट्रॉपिक इफेक्ट, आइनोट्रॉपिक होता है कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाना। ठीक है, आइनोट्रॉपिक इफेक्ट। अब इसका मैकेनिज्म देखो ये कैसे काम करता है हमारे मायोसाइट में। ये हमारी हार्ट की सेल है मायोसाइट, देखो ये कैसे कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा। मायोसाइट्स में हमारे स्पेसिफिक पंप अवेलेबल होते हैं, उस पंप का नाम क्या है आपका सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप। और ये पंप कैसे काम करता है, यहां से सेल के अंदर से सोडियम बाहर को आएगा, ठीक है, इसका इफ्लक्स होगा और इसके बदले आपका पोटेशियम अंदर जाएगा। 3 सोडियम जब बाहर जाते हैं तो उसके एक्सचेंज में 2 पोटेशियम अंदर आते हैं सेल के। तो ये हमारा एक पंप है जिसको हम सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप बोलते हैं। और ये आप ध्यान में रखोगे, 3 सोडियम बाहर जाएंगे उसके बदले में 2 सोडियम पोटेशियम अंदर आएंगे, ये इस पंप का काम होता है। अब इस पंप, इसकी वजह से क्या होगा, अब इसको समझो कि ये पंप है। ये जो हमारा डिजिटालिस है ना कार्डियक ग्लाइकोसाइड, ये इस पंप को क्या कर देता है आपका इनहिबिट कर देता है या ब्लॉक कर देता है, आप कह सकते हो। इस पंप पे ही ये काम करता है, इसको इनएक्टिवेट कर देगा, ब्लॉक कर देगा। तो अब बताओ ये पंप अगर ब्लॉक होगा तो सेल के अंदर क्या होगा, जो हमारा सोडियम सेल के अंदर से बाहर जाता था वो जा नहीं पाएगा। इसका मतलब सेल के अंदर सोडियम का लेवल आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, और पोटेशियम तो बाहर से अंदर आ ही नहीं पा रहा है, तो पोटेशियम से हमें कोई मतलब नहीं है, अभी सोडियम की बात हो रही है। ठीक है, तो सोडियम का लेवल सेल के अंदर आपका क्या हो गया, बढ़ गया। अब इसके बाद आता है दूसरे पंप का रोल। यहाँ पे हमारा एक और पंप होता है, वो कौन सा है आपका सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। ठीक है, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। तो ये दो तीन तरीके के पंप होते हैं। तो वो सारे पंप हम, आप कहीं कहीं बुक में केवल एक ही पंप का जिक्र है, लेकिन अल्टीमेटली इफेक्ट तो वही आना है। लेकिन पंप में दोनों आपको बता देती हूँ, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। तो देखो कुछ जो सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर होते हैं वो क्या करते हैं, देखो उनके थ्रू सोडियम अंदर आता है और बदले में कैल्शियम बाहर जाया करता है। और कुछ ऐसे भी एक्सचेंजर होते हैं जिनमें क्या होता है आपका सोडियम बाहर जाता है और बदले में कैल्शियम अंदर आता है। मतलब आप कह सकते हो ये एक्सचेंजर आप क्या होते हैं आपके मल्टी डायरेक्शनल होते हैं, यानी कि दोनों के लिए, इनके थ्रू सोडियम अंदर भी जाता है बाहर भी आता है, कैल्शियम भी सेम ऐसे ही करता है। ठीक हो गया, तो अब बुक्स में अलग अलग दिया होगा तो आप अकॉर्डिंगली देख सकते हो, बट समझ लो मैकेनिज्म। अब क्या हुआ, ये सोडियम के ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि ये जो पंप आपको दिखाई दे रहा है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, जिसके थ्रू सोडियम अंदर आता था और कैल्शियम बाहर जाता था, ये क्या हो जाता है आपका
ये नॉन फंक्शनल हो जाता है, ये इनहिबिट हो जाता है। क्योंकि ध्यान में रखो कि इस वाले पंप के लिए, इस पंप के काम को करने के लिए सोडियम का ग्रेडियंट का होना जरूरी है। ग्रेडियंट मतलब समझते हो, सेल के बाहर और सेल के अंदर सोडियम के लेवल में डिफरेंस होना। सेल के बाहर सोडियम ज्यादा हो और सेल के अंदर कम हो, तब ये पंप आपका काम करता है। ठीक है, क्योंकि देखो सोडियम अंदर कब आएगा, जब सेल के अंदर सोडियम कम होगा। ये पंप बेवकूफ तो है नहीं, इसको पता है ऑलरेडी कि सोडियम वैसे ही इस पंप की ब्लॉकेज की वजह से सेल के अंदर सोडियम बहुत ज्यादा है, तो ये पंप क्यों काम करेगा? करेगा क्या? नहीं करेगा ना। तो सोडियम की एंट्री वाया दिस पंप नहीं होगी। समझ गए ना इस बात को? तो ये सोडियम का लेवल ज्यादा होने की वजह से सेल के अंदर ये वाला पंप काम करना बंद कर देगा, तो सोडियम तो अंदर नहीं आएगा। साथ ही साथ क्योंकि इसके अगेंस्ट कैल्शियम बाहर जाया करता था, तो कैल्शियम अब बाहर नहीं जाएगा, तो सेल के अंदर कैल्शियम का लेवल आपका बढ़ जाएगा। समझ में आया कैल्शियम का लेवल कैसे बढ़ा वाया दिस पंप? अब इस पंप में आ जाओ। ये जो सोडियम का लेवल ज्यादा हुआ है, तो इस पंप का काम क्या है? ये सोडियम को बाहर निकालने का काम करता है। और तो सोडियम बाहर निकलेगा, ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए, सेल को अभी क्या चाहिए कि सोडियम बहुत ज्यादा है वो बाहर निकले, तो वो सोडियम बाहर निकलेगा। लेकिन इस पंप में क्या होता है, बदले में कैल्शियम अंदर आता है। मैंने बताया ना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, तो कैल्शियम अंदर आएगा, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, इस पंप की वजह से भी क्या होगा, कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा। तो ओवरऑल चाहे इस पंप को लो चाहे इस पंप को लो, दोनों की वजह से सेल के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ रहा है। और आप जानते हो कि कैल्शियम क्या करता है, ये आपका क्या करता है भाई? कैल्शियम क्या करेगा? ट्रोपोनिन वाला पूरा मैकेनिज्म मैंने आपको बताया हुआ है ना। तो ये क्या करता है आपका, मसल में कॉन्ट्रैक्शन करता है। डिटेल में हम नहीं जाएंगे, सिंपल ध्यान रखो कि कैल्शियम का लेवल सेल के अंदर ज्यादा है तो इट मींस कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्शन होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि कैल्शियम का लेवल बढ़ा है। दोनों मैकेनिज्म में आपको बता चुकी हूँ, दोनों पंप में कैसे काम किया। ठीक है, तो अब आ जाओ, ये तो समझ में आ गया था, मैंने पहले ही बता दिया था कि डिजिटैलिस का पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट है, यानी कि ये क्या करता है, केवल कॉन्ट्रैक्शन को आपका बढ़ाएगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा। ठीक है, तो चलिए, फर्स्ट ऑप्शन दिया है इनहिबिशन ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपेज, बिल्कुल करेक्ट बात बोली है इन्होंने, यही आपका ऑप्शन सही है। सेकंड में आ जाइए रिडक्शन ऑफ एवी कंडक्शन, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि कंडक्शन से इसका कोई लेना देना ही नहीं है। इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, इसका कार्डियक आउटपुट से भी कोई लेना देना नहीं है। लास्ट भी कंडक्शन की बात कर रहा है, कंडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। केवल आपका पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट है, ना ही क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट है, ना ही ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट है। क्रोमो मतलब हार्ट रेट का बढ़ना, कंडक्शन का बढ़ना, ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट मतलब कार्डियक आउटपुट का बढ़ना। ठीक हो गया, और आइनोट्रोपिक तो है ही कॉन्ट्रैक्शन का बढ़ना। तो ये था आपका ऑप्शन, आपका क्वेश्चन नंबर 10, जिसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, आपका ए है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो अब हमारी क्या है, सेट नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट अभी भी आपके सीवीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस बच रहे हैं, क्योंकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बाद सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो कार्डियोवास्कुलर से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, हालांकि सीएनएस भी इसी की बराबरी में चलता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लेकिन ये आपका क्या है, एक पार्ट हम पहले सीवीएस को कवर कर रहे हैं, फिर सीएनएस को कवर करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन के साथ साथ आपके टॉपिक्स का भी रिवीजन होता चल रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सेट 3 पे बात करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के। थैंक यू सो मच।